बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। एक तो ख़बर यह है कि ज़राए से ख़बर है कि जी असम्बली तहलील होने जा रही है 8 अगस्त को। अगर 8 अगस्त को ये हो जाती है तो फिर इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी तौर पर ज़िम्मेदार होगा कि 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात करवाए, क्योंकि जो असम्बली की मुद्दत है वो मेरे ख्याल में 12 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। तो मुद्दत पर तहलील होने पर 60 दिन में, और मुद्दत से चाहे एक दिन पहले तहलील हो जाए असम्बली, तो फिर 90 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस कराने हैं। ये आइन की मंशा, आइन का तकाजा है। एक ख़बर ये भी आई कि शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब में इस बात पर इतफाक़ हुआ है कि अगला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई सियासतदान होना चाहिए। इससे एक ये तासुर भी आता है सामने कि शायद अब पीडीएम की जमातों को भी ये फ़िक्र है कि अगर कोई सियासतदान की बजाय कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कोई रिटायर्ड जज आ जाता है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो कहीं ये ना हो कि उसका इक़्तिदार भी उसी तरह तवालत पकड़ जाए जिस तरह पंजाब में मोहसिन नकवी साहब का इक़्तिदार तवालत पकड़े हुए है, और उसके बाद फिर पीडीएम की जमातें भी इंतखाबात मांग रही हों। ये इस पर भी बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने इलेक्शंस के हवाले से क्या कहा, ऑफ पाकिस्तान से भी है, और वो ये है कि आज जो समात हुई है फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो पटिशन्स लगी हुई थी, उसमें फुल कोर्ट की इस्तदा की थी वफाकी हुकूमत ने, और वो इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच ने, चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी है, ये कहकर कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो तो अवेलेबल जो थे उनको हमने रख लिया, और दूसरा ये कि कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं, कुछ पहाड़ों पर गए हुए हैं, कुछ मुल्क से बाहर है। तो फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद हो गई है, जिसका मतलब ये है कि फ़िलहाल यही बेंच जो है फ़िलहाल इस केस की समात आगे लेकर चलेगा। और कुछ ख़बरें हैं तोशा खाना केस के हवाले से, जिसमें जो जज साहब के सामने पिटिशन दी गई थी चेयरमैन पीटीआई के वकील की तरफ से कि वो केस को ना सुने, वो जज साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया है। उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल है उसका तारुफ बैरात आमिर हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम पंजोता साहब, तर्जुमान पीटीआई है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें, इत्तफाक हो गया असम्बलियों की तहलील होने पे 8 अगस्त को? देखिए, इत्तफाक तो मेरे ख्याल से आपस में मुशावरत काफ़ी दिनों से जारी है। मेरे ख्याल में कल या परसों में ये फ़ैसला हो जाएगा। हमारे हद तक जो मुशावरत की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमने अपनी तजावीज़ उनके हवाले कर दी हैं। अब उन्होंने अपनी, क्योंकि उनका इत्तेहाद है पीडीएम, हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो वो उधर से फ़ैसला करेंगे। लेकिन हमारे ख्याल में कि उम्मीद यही है कि डिज़ोल्व असम्बलीज़ वक्त से पहले होंगी, 2 दिन हों या 3 दिन पहले हों। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती हैं कि एक रिजनेबल टाइम मिले, 90 डेज़ का। आपके ख्याल में 90 दिन में करा लेंगे वो इंतखाबात? करवाने चाहिए, ये आइनी तकाजा है। लेकिन कोई पॉसिबिलिटी है कि आइनी तकाजे के बावजूद ना हो? नहीं, पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आइन से मावरा अगर किसी ने कोई कदम उठाया या कोई उठाना चाहता है तो उम्मीद तो हमें नहीं है, लेकिन फिर हम उसे उसी तरह ट्रीट करेंगे या समझेंगे जैसे गैर आइनी हुकूमत होती है या गैर आइनी कदम होता है। लेकिन मेरी नहीं उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात बनाए जाएँ कि पॉलिटिक्स के बगैर, ना तो आपने देखा कि जितने भी मुश्किल हालात थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ी हैं और एक पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व किया है, अपने ज़ाती मफादात को, वो सियासी मफादात को पसे पुश डाल के आगे बढ़े हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई इंतखाबात के अल्तवा क्या कोई भी रीज़न नज़र आती है, ना हो सकते हैं। आखिर मुल्क को आगे चलाना है, संभालना है। इस हुकूमत ने इतना किया है कि अब ये जो एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज इंतखाबात की होने जा रही है, चले भले 5-6 महीने के लिए एक मुल्क में जो डिफ़ॉल्ट का शोर था वो ख़त्म हुआ है, तो एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। विदाउट पॉलिटिकल गवर्नमेंट पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होते, बढ़ते। अली गौर बलोच साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ये स्टेटमेंट आया कि ये जो 8 अगस्त की तारीख सर्कुलेट कर रही है, मीडिया में इस हवाले से बात हो रही है और कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ने इस चीज़ पर इतफाक़ किया है, लेकिन मरियम औरंगज़ेब का स्टेटमेंट यह है कि अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फ़ैसला होगा।
ये तय है कि 8 नहीं तो 9, 9 नहीं तो 10 या इसके आसपास मुद्दत से कुछ पहले असेंबली तहलील होने जा रही है, और उस सूरत में इंतखाबात वक्त पर होते हुए देख रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बैरिस्टर साहब, बात ये है कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने बिल्कुल सही बयान दिया है। मुशावरत का सिलसिला बिल्कुल जारी है। उसमें जिस तरह से कि बैरिस्टर आमिर साहब अभी बता रहे थे कि जाहिर है कि तमाम तारीखें डिस्कस हो रही हैं। 60 दिन में इलेक्शन की भी डिस्कस हुई है, 90 दिन की भी डिस्कस हुई है। लेकिन इस तमाम सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी इत्तेहादी पार्टीज हैं, तमाम के जो लीडर हैं, कायदीन हैं, उनके साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है, और जो भी फैसला किया जाएगा वो बामी इत्तफाक राय के साथ किया जाएगा। लिहाजा जिस तरह से कोई खबर, जिस तरह से कि मैंने कहा है कि मतलब है कि दो माह के अंदर इलेक्शन या 3 माह के अंदर डिस्कस हुए हैं, तो इसलिए वो फिर बाहर क्या सराइयाँ उठ जाती हैं कि ये फाइनल होगी, वो फाइनल। बहरहाल कोई एक डेट तो अनाउंस होनी है। या तो अगर दो माह के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर मुशावरत में डिसाइड किया तो फिर असम्बली मुद्दत पूरी कर लेगी, अदरवाइज तो 1-2 दिन पहले डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, उस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें हम ये चाहते थे कि तमाम इत्तेहादी जमातों की यही राय थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जो अगर हम 2 सूबों में पहले इलेक्शन करवा देते और 2 में बाद आते, तो वो मेरा ख्याल है कि उससे वो सिलसिला जो है वो लेवल फील्ड वाला ना रहता। लेकिन अब चूंकि तमाम पार्टीज जो है वो इस बात से मुत्तफिक थी कि इलेक्शन कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के पाकिस्तान में एक ही दिन फैले, ताकि कोई भी सियासी इंतशार ना फैले, तो मेरा ख्याल है हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट की इस्तदा वफाकी हुकूमत की तरफ से की गई थी, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। यू थिंक कि अब ये इस वक्त, जैसा कि वो कहा उन्होंने कि कुछ जज साहिबान जो है वो छुट्टियों पर हैं, कुछ पहाड़ों पर गए हुए हैं, 3 जज साहिबान ने पहले केस सुनने से इनकार कर दिया, तो इसी बेंच को अब आगे इसे लेकर चलना होगा, फैसला देना होगा। ज़ाहिर है अब तो यही चल रहा है बेंच, और अगर इस्तदा हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी है। और मेरे ख्याल से ये जो विद इन सुप्रीम कोर्ट एक तकसीम का तासुर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, जो अब बिल्कुल जो नॉमिनी है चीफ जस्टिस आफ्टर अ मंथ और थोड़े वक्त के बाद जो होंगे, उन्हें भी बिल्कुल कभी एतमाद में नहीं लिया गया। और फुल कोर्ट ना बनाना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ना बुलाना, तमाम जजेस का आपस में कलेक्टिव विजडम के साथ ना चलना, गवर्नमेंट का अगर कानून बनाना कि 184(3) के तहत जो सुमोटो के इख्तियारात हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के एटलीस्ट 3 सीनियर मोस्ट जजेस तो उसमें एतमाद में लिए जाएं, तो उसे ना समझना, तो ये तो मेरे ख्याल से अब एक वतीरा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। तो दरख्वास्त तो की जाती रही है, सब ने की है। इवन ये वाहिद केस है जिसमें दोनों साइड्स ने ये दरख्वास्त की है, पिटिशनर्स ने भी, गवर्नमेंट ने भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, और लेकिन उसे नहीं समझा गया। इवन जजेस ये मुतालबा करते रहे जो बेंच के अंदर बैठते थे कि ज़्यादा बेहतर है कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए। फिर उनका जो तरीक़ाकार रहा है वो तारीख़ उसे जज करेगी कि उन्होंने किस तरह के फ़ैसले किए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा तासुर गया है कि जिससे उसके एहतराम में, उसके वक़ार में इजाफ़ा हो, या ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बेतौकीर किया है, अपने जजेस का एहतराम नहीं किया, ब्रदर जजेस का, और फिर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल उस तरह नहीं किया जैसे की जानी चाहिए थी। बैरिस्टर साहब, आप भी जानते हैं तमाम जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ब्रदर जजेस कहा जाता है, और उनकी ये जुडिशल पावर्स तो इक्वल है सबकी। ये नहीं होता कि किसी जज का फ़ैसला ज़्यादा अहम होता है और किसी का गैर अहम, लेकिन एक चीज़ अहम होती है कि अगर किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है तो क्या उस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ज़रिए वो दूसरों की जुडिशल पावर को सलब कर सकता है या उस पर कदगन लगा सकता है। ये सवाल रहेगा, और इसके जवाबात शायद अगर आज ज़ुबानें गूंग हैं तो सितंबर 8-10 के बाद तो लोग बोलेंगे।
बताएंगे, तारीख लिखी जाएगी। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए नईम साहब। एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से ख़बर आई है कि फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद हो गई है वफाकी हुकूमत की, और एतजाज़ एहसन साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमने खुद फुल कोर्ट की इस्तदा की थी, लेकिन उसके बावजूद वन वे और दी अदर फुल कोर्ट बन नहीं सका। आज भी वो इस्तदा मुस्तरद हो गई, तो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ ज़रूर दीजिएगा। और दूसरा, उसके बाद फिर तोशा खाना के हवाले से आपसे पूछते हैं, क्योंकि वहाँ से भी खबर आई है कि वो जो एप्लीकेशन थी ट्रांसफ़र ऑफ केस की, या जज साहब इस केस को ना सुने, उन्हीं की अदालत में जो दी गई थी वो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट पहले मौक़िफ़ दे दें ज़रा। जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको बता दूं, बात ये है कि फुल कोर्ट की जब इस्तदा की गई, इसमें देखें जो चीफ साहब का इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट बनाते हैं या नहीं, लेकिन उस पर चीफ साहब ने बड़ा जो आगे से ज़बरदस्त जवाब दिया है कि देखें बात यह है कि 2 जजेस खुद जो है वो उस बेंच से उन्होंने अलहदा किया और एक जज के ऊपर एतराज़ उठाया गया है, और उन्होंने यही कहा है कि मैंने जो अवेलेबल जज थे वो मैंने जो है वो कोर्ट बनाई, और उसमें आप देख लें कि तीन जो 2 खुद हुए और एक जो जज है वो उसको अलहदा किया गया, उस पर एतराज़ किया गया, तो लिहाजा उसके अंदर तो कोई मुबहम ही नहीं। और दूसरी चीज़ मेन जो इसके अंदर है ना, आप देखते ही हैं कि अगर हुकूमत गिराई जाती है तो तब जो है वो जो है चीफ साहब बिल्कुल ठीक होते हैं। और आज अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खौफ की फिजा फैली हुई है कि जो सिविलियन हैं उनका ट्रायल जो है मिलिट्री के अंदर, ये जो लोग सारे इस हवाले से बड़े खुश हो के और इसके ऊपर बड़ी बहस कर रहे हैं कि जनाब बिल्कुल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर ये सारे इसी तरह से जो आज बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर ये सारे इनके ऊपर भी वही ट्रायल चलाया जाता तो तब शायद इनका मौक़िफ़ और होता। जब कानून के अंदर एक आप देख लें कि हमारा एक सिस्टम है, एक आइन है, उसके मुताबिक आपने चलना है। आइन के मुताबिक जो हमारा सिस्टम है, आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जब एक चीज़ अवेलेबल है, मौजूद है, तो इस जो सूरत हाल मौजूदगी की वजह से आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो ट्रायल करेंगी। मिलिट्री कोर्ट्स तब ट्रायल करती हैं, वहाँ पे ट्रायल या कोई भी समाअत होगी जब कोई ऐसा सिस्टम पूरे पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ बिल्कुल यरगमाल, हर चीज़ एक तरफ से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और तब जाके वो आप कहें कि जनाब कोई ना अदालतें रह गई हैं, ना आइन रह गया, कोई मुल्क के अंदर चीज़ नहीं रह गई, तो वहाँ पे वो आके करेंगी। तो उसके अंदर तो बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन है, बल्कि हर एक को ठीक है। लेकिन इस हवाले से तो अभी बहस बाकी है ना, इस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाना है। फिलहाल जो इशू आज डिस्कस हुआ है वो तो फुल कोर्ट के हवाले से था कि वो फुल कोर्ट की तश्कील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये बताइएगा कि तोशा खाना केस जो ट्रायल कोर्ट है, आज अदालत ने दरखास्त कर दी की, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरी गुजारिश ये है कि हमारी जो दरखास्तें थी, एक तो आज एग्जाम्शन की थी एप्लीकेशन के इमरान खान साहब की टुडे के लिए एग्जाम्शन दी जाए, और इस्तदा कर रहे थे कि इस केस को जो है देखें, छुट्टियां हैं, छुट्टियों के अंदर हमेशा जो केसेस चलाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट नोयत के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेल्स वगैरह हैं, या इस तरह के जो मैटर्स जो बिल्कुल इंसानी जो जैसे जान या उस हवाले से होते हैं वो चलाए जाते हैं। ये नॉर्मल रूटीन के मैटर्स होते हैं, इनको रूटीन के मुताबिक चलाए जाते हैं, और छुट्टियों के अंदर ये ट्रायल नहीं लगते। डेली बेस के ऊपर एक केस को लगाना और दूसरे केसेस वहाँ पे 302 के, दहशतगर्दी के, अगवा के और बेशुमार लोगों के वहाँ पे केसेस लगे हुए हैं, उन सबको डिले करना, पेंडिंग करना, सिर्फ और सिर्फ एक केस को सुनना, और उस केस को सुनना। दूसरी थी हमारी ट्रांसफर एप्लीकेशन, और ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है उसको खारिज कर देना, तो वो समझ से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल एक जज साहब हैं, उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है कि मेरे खिलाफ वो पहले फैसले दे चुके हैं, वो माइंड अपना डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो मैं अगर दरख्वास्त देता हूँ तो उन्हें खुद ही उस जो है वो केस से अलहदा कर लेना चाहिए। और कानून के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की पहले बात करें, उसमें भी मैंने आपको बताया कि जस्टिस मंसूर साहब ने भी इसी तरह से खुद को उस केस से अलहदा किया जब एतराज आया, तो उसमें क्या हर्ज है, क्या इतनी मस्जिद हैं। और आज आप देख लें कि बैरिस्टर गौहर साहब जो कि हमारे वकील हैं, और वहाँ पे वो पेश हुए हैं, और उनको कहा जाता है कि आप भी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की तरह आप जो है आ गए हैं और फेसबुक मेरी दिखा रहे हैं। देखें, बात ये है कि फेसबुक वो दिखा रहे हैं
उसमें क्या एतराज है कि अगर आप उधर से खुद मान भी रहे हैं कि फेसबुक आईडी मेरी और कहते हैं पोस्टें मेरी नहीं, तो पोस्टें किसकी हैं, किसने लगाई हैं? अब तक वो डिलीट क्यों नहीं की गई? 2014 से लेकर आज तक आप देख लें कि वो पोस्टें लगी रही हैं, तो उसके ऊपर आप बेशुमार एतराज। हमारी क्रिमिनल रवैयन हमने हाई कोर्ट के अंदर तो जज साहब ने क्या इस चीज से इत्तेफाक किया या माना कि वो पोस्ट्स उन्हीं के अकाउंट की है या नहीं किया, या कोई मौक़िफ़ उस हवाले से नहीं दिया? बिल्कुल जज साहब ने ये कहा, जज साहब ने कहा कि पोस्ट सारी मेरी हैं। और लेकिन ये मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुआ कि जज साहब ने ये कहा कि पोस्ट मेरी है। जो मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जज साहब ने क्या है कि क्या इनका फोरेंसिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि ही हिमसेल्फ इज आस्किंग फॉर एन इंक्वायरी और एन इन्वेस्टिगेशन। गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जज साहब मैं वो ये कहना था कि आईडी मेरी है और मैं पोस्ट कह बैठा हूँ। जज साहब ने ये कहा है कि आईडी मेरी है लेकिन पोस्ट मेरी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आईडी आपकी है, तो अब तक आईडी जो है वो ब्लॉक क्यों नहीं की गई? और अगर आज आप के हवाले से वो बात अगर मीडिया के ऊपर आती है कि आपकी आईडी के ऊपर के खिलाफ मवाद है, तो फौरन से उसे जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। तो फिर क्यों? फिर आपने 2014 से लेके अब तक उस आईडी को क्यों नहीं किया ब्लॉक? ठीक है जी। और पोस्टें अगर अवेलेबल थी, तालिबान के हवाले से कोई इन्होंने पोस्टर लगाए हुए थे कि कोई तालिबान के पत्नी, तो वो आज तक डिलीट क्यों नहीं? जज साहब ने अदालत के अंदर कहा और जज साहब से ये सदा की गई, लेकिन जज साहब ने आगे से रिएक्शन ये दिया कि आप जिस तरह से पोस्टें दिखा रहे हैं मुझे कोर्ट के अंदर, पीटीआई की टीम भी इसी तरह से वो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ कैंपेन कर रही है, तो आप भी कार्रवाई के लिए के साथ साथ आप भी तैयार हैं। मतलब ये कि आपके ऊपर भी तौहीन अदालत और कार्रवाई की जाएगी। ये क्या तरीका है? ये कहा जज साहब ने, ये कहा जज साहब जी, ये कहा है जज साहब ने कि आपके ऊपर भी आप भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तो एक बैरिस्टर जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको दलाइल देती हुई अगर आप कहते हैं कि आप आर्गूमेंट्स के दरमियान वो अगर अपने हक की बात करते हैं, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट की बात करते हैं, फेयर ट्रायल की बात करते हैं, तो आप जो है कैसे वहां पे कह सकते हैं कि जनाब आपके खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई चलाई जाएगी? ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आते हैं तो अली गौहर बलोच साहब से भी उनका मौक़िफ़ लेते हैं सियासी तौर पे, क्योंकि केसेस तो PMLN ने भी भुगते हैं बहुत और पीपल्स पार्टी ने भी भुगते हैं, और आमिर साहब से कानूनी सियासी दोनों मौक़िफ़ लेते हैं इस इशू पे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवालनामा। अली गौहर बलोच साहब, ये बताइएगा कि केसेस जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आप लोगों की लीडरशिप ने भी बहुत भुगते हैं, केसेस पीपल्स पार्टी ने भी भुगते हैं और केसेस अब PTI भी भुगत रही है। सियासी इख्तलाफात होते हैं और उनको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ असूल ज़रूर होते हैं जिनको तय कर लिया जाता है कि मिसाल के तौर पे इन असूलों के मुताबिक सियासत होगी। खैर सियासत तो बड़ी दफ़ा हमने देखा है कि असूलों से बाहर जाकर होती है, लेकिन कुछ मामलात में असूलों को मुकद्दम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो केसेस हैं, मिसाल के तौर पे जैसे अभी तोशा खाना केस के हवाले से वो बात कर रहे हैं नईम साहब, और उन्होंने कहा कि जज साहब के ऊपर हमने एक एप्लीकेशन दिया है कि जी आप ना सुने क्योंकि हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, गैर जानिबदारी की तवक्को नहीं है, लेकिन वो मुस्तरद हो गई है और जज साहब कह रहे हैं कि मैं सुनूंगा। इसके ऊपर बतौर जमात सियासी तौर पर, क्योंकि आई नो यू नॉट अ लॉयर, क्या कहेंगे आप? देखें, साबका अदवार में भी जिस तरह से कि हमारे ऊपर भी केसेस थे, कई केसेस में ये बात उठाई गई थी लेकिन उस चीज़ की सुनवाई नहीं हुई। और जाहिर है अदलिया है, अब जिस तरह से कि पहले बैरिस्टर आमिर साहब ने भी जिक्र किया, अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि फुल कोर्ट के हवाला से अदलिया के ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। और अभी मैं आपके चैनल पर भी एहसन इकबाल साहब का भी बयान देख रहा था, एक टिकर चल रहा था कि वक्त के साथ साथ अदलिया भी अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखेगी। तो अगर फुल कोर्ट बना दिया जाता है, एक बड़ा अरसा तक बहस चलती रही ये कि इलेक्शन जो सूबाई थे, जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी, उस पर अपोजिशन ने और हुकूमत जो अपोजिशन के तादी थे बाद में हुकूमत में थे, उन्होंने भी ये डिमांड की थी, वकला ने भी की थी कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी, ने वो फुल कोर्ट की जो मतलब है इस्तदा थी वो मंजूर ना की। तो इसी तरह से जाहिर है कि ये तो फिर अदलिया के मामलात हैं। सीनियर वकला आपके प्रोग्राम में पैनल बैठा, आपका खुद इसी शोबा से ताल्लुक है, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन होता ये रहा है
कि एक तरफ ये भी आपने देखा है कि 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें भी मिलती रही हैं, लेकिन इसके बरक्स 2-2, 3-3 साल तक हमारी जो लीडरशिप था और वो हैं वो जमानतें भी नहीं मिलती थी। नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, मरियम साहिबा को उनकी बेटी के सामने जो है और अपने वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया, उसकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, सवालिया निशान तो हैं। निज़ाम को बेहतरी की तरफ जाना है। आज हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा, आपने देखा कि माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी गलतियां हुई, जिसमें कि एक दूसरे के साथ, आपको पता है कि सियासत में काफ़ी हम दूर तक चले गए, कुछ एथिक्स असूल तो पार्टीज ने क्रॉस किए, लेकिन एक स्टेज पे जाकर रियलाइज़ किया, कारकुनान ने भी किया, लीडरशिप्स ने भी किया कि पाकिस्तान की सियासत को सियासत की हद तक रहना चाहिए, उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि बाद में वो किसी शर्मिंदगी का पेश खैमा हो। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से जो है वाकई कुछ असूल होने चाहिए, लेकिन आपको जो मादी करीब गुजरा वो बड़ा तकलीफ दे था, उसमें बहुत बड़ी बड़ी ज्यादती की गई और असम्बली के फ्लोर के ऊपर बैरिस्टर साहब जो सीनियर लीडरशिप थी उस वक्त की अपोजिशन की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मुशाहिदुल्लाह साहब थे, तो उन लोगों ने कहा था कि भाई आप इस तरह ना करें, कल को आप भी अपोजिशन में आ सकते हैं, आपको भी इन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन इधर तो हालात ही बरअक्स थे। 9 मई के वाक़यात ने पूरे पाकिस्तान को दहला के रख दिया। किसी सियासी पार्टी से तो तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो इस नहज तक जाए कि जहाँ पर 9 मई के वाक़यात हैं। अब जाहिर है उस अगर आप उस पैमाने में देखें तो वो मतलब है कि फिर अगर हम किस तरह से कहें कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी तो अफोर्ड ही नहीं करती, वो तो जाहिर है प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, आप पुरअमन एहतजाज करें, जो मर्जी करें, असम्बलियों का बाइकआउट करें, सड़क पर आकर करें, लेकिन पुरतशद्दद वाक़यात, हर दफ़ा लॉकडाउन की बात करना, हर दफ़ा इदारों पर हमला आवर होना, सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाना, असम्बलियों और सुप्रीम कोर्ट के जंगलों को तोड़ देना, तो ये और सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच ब्रिगेड बनाकर पूरे माशरे में नफरत फैला देना, दीवारें नफरत की पैदा कर देना, ये मतलब है कि ये पाकिस्तान में हमने भी बड़े अरसे के बाद पहली दफ़ा ये सारे तजर्बात से ये गुजरा है पाकिस्तान। इस तरह से ये भी सियासी एथिक्स के सारी चीज़ें खिलाफ थी। तो बहरहाल हम सारे इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और यकीनी तौर पर यही क्रिटिसिज्म चलता था कि इलेक्शन नहीं है। अब एक चीज़ तो क्लियर होगी, पहले आपको पता है कि ये भी चीज़ ज़ेरे बहस रही कि 1 साल मुद्दत बढ़ाई जा रही है और फिर मतलब है कि वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब चलें उस पे आते हैं, इलेक्शंस पे आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं। मैं ज़रा बैरिस्टर आमिर साहब से इस हवाले से मौक़िफ़ ले लूँ। ये जो तोशा खाना केस में जज साहब ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जो उन्हीं के ख़िलाफ़ थी कि जी हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, आप केस को ना सुने, उन्होंने कहा कि मैं ही सुनूँगा। आपको पता है कि ये ज़्यादातर एतराज़ात आप भी जानते हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की हद तक या हाई कोर्ट की हद तक तो ये जजेस सुनते हैं। नीचे तो फिर हर बंदा हर जज पे एतराज़ लगाता है, ना जजेस सुनते हैं ट्रायल कोर्ट में, और ना मेरे ख्याल से अलहदा होते हैं ज़्यादातर। नहीं, केसेस ट्रांसफ़र तो होते हैं अगर वो चाहें तो, ये तो उनकी डिस्क्रिप्शन। और जब ट्रांसफ़र पिटिशन फाइल हो जाती है तो वहाँ पे प्रोसीडिंग हॉल्ट भी वो इन द नॉर्मल कोर्स कर देते हैं कि जो ट्रांसफर पिटिशन फाइल हो गई। ज़रूरी तो नहीं है ना, मैं ये बात कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस हो जाते हैं, ये तो जजेस की मर्जी है। बात ये है एहतशाम साहब, मेरे ख्याल से अब जो जुडिशरी जिस तरह तकसीम हो चुकी है, मैं ये नहीं कहता कि PTI की तरफ से सिर्फ एतराज़ात होंगे, सबकी तरफ से होंगे। हमारे एतराज़ात हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट्स में रहे हैं, क्या जजेस ने वो बात मानी है? क्या वो साइड पे हुए हैं? क्या नए बेंचेस तश्कील पाए हैं? नहीं हुआ। इसी तरह नीचे भी होना चाहिए, हमारे सामने होना चाहिए था। तो फिर यहाँ भी होना चाहिए, या इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके केस में नहीं हुआ? नहीं, ये वजह नहीं है। ट्रायल कोर्ट में इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से चॉइसेस आपकी और ऑप्शंस आपके साथ नहीं होते। एग्री विद यू, आप भी जानते हैं एट अ सर्टेन लेवल। लेकिन दरअसल बात यह है कि आज मीडिया ने जिस तरह उसको रिपोर्ट किया ना, मैंने वो रिमार्क्स पढ़े हैं, वो जो एक इन्वायरमेंट ऑफ एनिमोसिटी क्रिएट हो गया ना बिटवीन द जज एंड द लॉयर बैरिस्टर गौर खान,
अपेरेंटली उसको देखकर ही महसूस हो रहा है कि अब मामला जो है ना वो क्योंकि इतने पर्सनल लेवल पे चले गए हैं तो मुनासिब यही है कि जज साहब ना सुने। अगर आप वो पढ़ें, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर खान ने वैसी ट्रोलिंग की है जैसे पीटीआई ट्रोलिंग करे। एक तो मिसाल के तौर पे उन्होंने एक पार्टी के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी कि वो ट्रोलिंग करती है, और उसी पार्टी के चेयरमैन का केस उनके पास लगा हुआ है, फिर उसी चेयरमैन के वकील के बारे में वो कह रहे हैं कि आप भी ट्रोलिंग करें। इट्स टेल्स अ लॉट अबाउट हिज माइंड, ही इज डिस्क्लोज्ड हिज माइंड दैट समहाउ ही डजंट लाइक देयर ट्रोलिंग इफ इट इज इवन ट्रू। सम एक्सटेंड मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन वजह ये है कि क्या जज साहब के एटीट्यूड पे जाएंगे या लॉयर, दोनों को देखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी पीटीआई है, इसके जितने भी लॉयर्स लूँगा वो केसेस को लीगली डिफेंड नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकली कर रहे हैं और एग्रेसिव हैं, उनकी टोन एग्रेसिव है। आज देखिए ना, मुझे एक खुशगवार हैरत होती है कि आज पीटीआई के जो 4-4 साल वज़ीर रहे हैं, 10-10 साल केपीके में वज़ीर रहे हैं, कोई भी बंदा डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं, कोई भी पॉलिटिकल फिगर। माशाल्लाह सारे वकील, प्रोफेशनल लॉयर, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, हाई कोर्ट बार के सदर, वो आजकल तर्जुमान हो गए। क्या लीगल फ्रेटर्निटी को सूट करता है? मुझे तो ऐसे लग रहा है जो कभी हमारी लॉयर्स मूवमेंट ने चाहा था कि जस्टिस इफ्तिखार की एक पॉलिटिकल पार्टी हो, वो शायद आजकल पीटीआई में सारे वकीलों को मौका नहीं सर। दूसरी तरफ आपके वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक साहब हैं, आप देखें वो बार पॉलिटिक्स में कितने एक्टिव हैं। नहीं उनके भी फवाद फवाद चौधरी साहब हों, अली जफर साहब हों, आए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आज एक पार्टी को ज़रूरत पड़ी है, मैं उसका वकील हूँ और वकील होते होते मैं उसका तर्जुमान हो गया हूँ। तो ये गलत क्या है? नहीं, इसमें गलत सही भी क्या है? देखिए क्या ये पॉलिटिकल पार्टी, इसमें क्या गलत है? एक वकील सियासत में हिस्सा ले सकता है, लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल तरीकाकार नहीं होता? ये तो नहीं है कि आज मैं पार्टी के चेयरमैन का वकील हूं तो जो पॉलिटिकल वर्कर हैं जो 10-10, 15-15 साल से एक स्ट्रगल कर रहे हैं वो पीछे हट जाएं क्योंकि मैं करीब हूं इस वक्त मैं उनका केस लीड कर रहा हूं। जमात, ये तो आपकी पार्टी भी इससे मुबर्रा नहीं है, एमएलएन भी इससे मुबर्रा नहीं। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, सत बिस्मिल्लाह सारे बना दें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। मैं तो वैसे एक सवाल उठा रहा हूं कि आज कोई पॉलिटिकल फिगर नज़र नहीं आता। आज सारे वकला और प्रोफेशनल लीगल फ्रेटर्निटी जिन्हें हमने वोट दिया था बार में, बार की नुमाइंदगी करने के लिए, वो उसी ओहदों के दरमियान पीटीआई की नुमाइंदगी करने लगे हैं टीवी पे बैठ के। ये मेरा सवाल है, क्या वजह है वैसे आपके ख्याल में? क्योंकि मतलब आसान तरीका मशहूर होने का बड़ा मुश्किल है, मशहूर होने का नहीं, वकला के लिए मुश्किल, देखें वकला के लिए इतना मुश्किल नहीं होता। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, जब तक वकला पे मुसीबत ना आए। जब था आखिरी सिर्फ बात कर रहे थे, मैं अरेस्ट हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में जब लॉयर्स मूवमेंट थी, तो वो मुश्किल दौर था। आजकल वकला को अरेस्ट करना नहीं, वकला के लिए तो मुश्किल दौर नहीं है कम से कम। वकला तो चले एक ब्रेक लेते हैं, फिर जो नईम पंजोता साहब से लेते हैं। बहुत सारी बातें कही हैं आमिर साहब ने आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवालनामा। नईम पंजोता साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ब्रेक से पहले बैरिस्टर आमिर साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो थोड़े अग्रेसिव हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं, और दूसरा वो कुछ पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे कि वकील जो कि केसेस कर रहे हैं उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। हालांकि मेरी नज़र में तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, कोई भी सियासी जमात है, एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव यंग ब्लड इन पॉलिटिक्स। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। गलत मैंने भी नहीं कहा, लेकिन चलें अब आप अपनी बारी पे आ जाइएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पंजोता साहब इसका ज़रूर जवाब दें। जी पंजोता से। जी थैंक यू सो मच जी। अच्छा, मैं इसमें गुजारिश ये करना चाहूँगा कि पहले जो इन्होंने कहा है कि तर्जमान जो है वो लॉयर्स हो गए हैं, वो आपने खुद ही जवाब भी उसका दे दिया। बात ये है कि जितने भी लोग पीटीआई के जिनके हवाले से ये बात कर रहे हैं कि मिनिस्टर और पौधे इन्होंने एंजॉय किए और आज नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल वो मौजूद हैं और इस तरह से कोई बात नहीं है कि वो कोई मीडिया के ऊपर आने से घबरा रहे हैं, बल्कि सूरत हाल ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन शुरू किया गया, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला, जिस तरह से लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों के रिश्तेदारों को उठाया गया और जिस तरह से उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, तो उन सूरत हाल उन वजूहात की वजह से ऐसी सूरत हाल आई कि वो आज जो है उन्होंने खुद को वो छुपाया हुआ है, क्योंकि जब भी वो आएंगे किसी जगह पे मीडिया चैनल के ऊपर बैठेंगे तो बाहर निकलते ही उठा लिए जाएंगे, कहीं पे वो नहीं भागे मौजूद हैं। और दूसरा जो है
के केसेस हम कर रहे हैं, और अगर कोई लीगली किसी हवाले से कोई भी बात हो तो आपने कॉल लिया, आपका शुक्रिया, हमारा हक है और आइन हमें इजाज़त देता है बोलने की, बात करने की। मेरा ख्याल में अब इनके पास कोई जो इतराज़ नहीं रह गया जिसकी वजह से सिर्फ ये इतराज़ कर रहे हैं कि अब लॉयर्स क्यों आ रहे हैं। और दूसरी बेल्स के हवाले से जो बात हुई थी, मैंने नोट किया था कि बड़े थोक के हिसाब से जमानतें मिल रही हैं। अब देखें, अगर केस होगा नहीं, सारे केसेस जितने बनाए गए हैं 3 या 4 केसेस के अलावा सारे केसेस के अंदर ईमा का रोल है। ईमा का रोल ये है कि हमने ये कहा कि उस जगह के ऊपर जाके जो है एहतजाज करें, तोड़ फोड़ करें और अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, और लोग गए और उन्होंने जलाया, गाड़ियों को जलाया, ट्रैफिक को ब्लॉक किया, कार्य सरकार में मुदाखलत। देखें, पीसफुल प्रोटेस्ट करना आइन जो है वो इजाज़त देता है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट की अगर कॉल दी जाती है अदलिया की आज़ादी के लिए, इलेक्शन नहीं हो रहा है उसके लिए या किसी भी कॉज के लिए, तो उसके ऊपर क्या एतराज़ है। और अगर वो लोग निकलते हैं और आगे से जो पुलिस है शेलिंग करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है और आगे से जो है तशद्दुद किया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है। अगर किसी पीटीआई के वर्कर ने जलाओ घिराव किया है या किसी जगह के ऊपर तोड़ फोड़ की है, तो उसके जो है वो एविडेंस ले आए कि ये पीटीआई का वर्कर है और उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने किसी जगह पे ये बयान दिया है कि आप जाएं और तोड़ फोड़ करें? कोई वीडियो है लेके आए। अगले दिन हम JIT के पास गए लाहौर में, मैं उसके साथ मौजूद था, वहां पर यही सवाल किए गए और उन्होंने कहा कि वीडियो लें। लेकिन पूरी जितनी भी JIT के सामने हमारे सवालात किए गए, किसी जगह के ऊपर कोई ऐसा सबूत नहीं किया जिससे वो साबित कर सकें कि आपने ये कहा हो, बल्कि उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज की कॉल तो वो हक है। कोई किसी जगह पे ऊपर उन्होंने इदारों पे हमला करें, आप जाके बिल्डिंग। अच्छा, एक और कुछ लोग घुस के वो करते हैं और उकसाते हैं पीटीआई के वर्कर्स को। अच्छा, एक और केस जो कि जिसका फैसला आ जाए वो निकाह इद्दत में मुद्दत के दौरान के हवाले से काबिल समाअत करार दिया गया। ये जो मई 2023 में इस्लामाबाद की एक अदालत ने फैसला सुनाया था कि ये काबिल समाअत नहीं है, ये उसकी अपील में फैसला आया ना आज जो आया? जी जी नहीं, आज उसकी अपील में नहीं आया। ये हुआ ये था कि पहले जो सिविल जज साहब हैं उन्होंने फैसला सुनाया कि ये केस काबिल समाअत ही नहीं है। ठीक है। और उसके ऊपर क्या हुआ कि जो वो हैं वो मुफ्ती साहब, वो उन्होंने उस फैसले को चैलेंज कर दिया। चैलेंज करने के बाद कोर्ट ने बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नोटिस भेजे और बीबी को नोटिस भेजे, उस फैसले को दोबारा जो है रिमांड कर दिया। यानी कि जब भी आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करते तो ये रिमांड किया तो उसी अदालत ने अब फैसला दिया है, उसी अदालत ने दोबारा फैसला दिया है। यानी जिस अदालत ने पहले कहा था कि काबिल समाअत नहीं है, उसी अदालत ने अब कह दिया कि काबिल समाअत है। जी, काबिल समाअत है। इसके अंदर बड़ी अहम चीजें जो बड़ी हैं कि एक तो रिजवान अब्बासी साहब जो हमेशा सरकार की तरफ से वो पेश होते हैं, जैसे कि जज जेबर केस के अंदर और मुख्तलिफ केसेस के अंदर आप देखें कि वो ही वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पंजोता साहब आपका, अली गौर बलोच साहब आपका, बैरिस्टर आमिर साहब आपका प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।